मेरी आवाज़ आ रही है बच्चों को? अस्सलाम वालेकुम बच्चों, वेलकम बैक वंस अगेन, वेलकम बैक। यस, गुड, ओके। टेबल को ज़रा नीचे करना है, मैं ज़रा टेबल को नीचे करता हूँ। ये छुप जाएगा चैट 2 मिनट के लिए, छुप जाए तो छुप जाए, नहीं नहीं छुपेगी। ओके, खाली ओके ओके जी। नेक्स्ट पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को भी ज़रा कर लेते हैं डिस्कस। कोई 20-25-30 मिनट में ये ख़त्म हो जाएगा, फिर उसके बाद हम कुछ और डिस्कशन करेंगे कॉन्स्टिट्यूशंस के हवाले से। अच्छा, जब कॉन्स्टिट्यूशंस को हम पढ़ रहे हैं तो साथ में जो पाकिस्तान के हवाले से कॉन्स्टिट्यूशंस हैं उसमें कंपैरिजन पे सवाल अक्सर आता है। कंपैरिजन ऑफ द 3 कॉन्स्टिट्यूशंस 1956, 1962 एंड 1973 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। इन तीनों कॉन्स्टिट्यूशंस के कंपैरिजन पे भी सवाल आता है और ये भी हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं चार्ट के अंदर, चूँकि मैंने बनाया हुआ है। बुक जिनके पास है उसके अंदर भी है ऑलरेडी। आसमान से कोई शायद टाइपो मिस्टेक हो रही है। अच्छा, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन का कंपैरिजन यहाँ पे स्टेबल फॉर्म के अंदर मौजूद है। अच्छा, याद रखिएगा प्लीज़, मेरे ख्याल में इस पे हम बात कर चुके हुए हैं, कोई बात नहीं आसमान। अच्छा, आप लोगों से मैं इस बात पे मेरे ख्याल में हम बात कर चुके हैं कि कंपैरिजन कैसे करना है, लेकिन आज भी आखिरी 15 मिनट में हम बात करेंगे दोबारा कि कॉन्स्टिट्यूशन का कंपैरिजन या इस पे क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है। आखिरी 10-15 मिनट के अंदर मैं दोबारा इस पे बात करूंगा, बट इस तरह टेबल बना के नहीं करना, कैसे करना है वो बाद में आएंगे। बट लेट्स स्टार्ट विद कंपैरिजन ऑफ द 3 कॉन्स्टिट्यूशंस। पहले कॉन्स्टिट्यूशन पे चलते हैं, 1956 कॉन्स्टिट्यूशन। जो 1956 कॉन्स्टिट्यूशन है उसको ड्राफ्ट जिसने किया था, ड्राफ्ट से मतलब है उसकी जो रिकमेंडेशंस थी, दे वर एक्चुअली डिफाइंड एंड डेवलप्ड बाय द सेकंड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ पाकिस्तान। जो पाकिस्तान की दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसने इसको डेवलप किया था, ड्राफ्ट किया था। और इसको ड्राफ्ट करने के बाद, क्योंकि पहली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के साथ क्या हुआ था, व्हाट हैपेंड टू द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, अगर आप में से किसी को ने पढ़ा हो या याद हो। डिसॉल्व हुई थी तमीजुद्दीन केस, केस पे तो केस हुआ था 1954 में उसको डिसॉल्व किया था उस वक्त के गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद ने एग्जैक्टली साथ। तो उसके बाद फिर जो सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी दैट वाज, अच्छा पहली कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली इलेक्टेड थी, तो दूसरी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो थी दैट वाज अपॉइंटेड वन, वो अपॉइंटेड असेंबली थी, इलेक्टेड नहीं थी। तो इस अपॉइंटेड असेंबली ने, जिसको अपॉइंट ही सिकंदर मिर्जा ने किया था, उस असेंबली ने, जो सिकंदर मिर्जा गवर्नर जनरल बने थे बाद में, तो उन्होंने ही इसको अपॉइंट किया, उन्होंने ही इस असेंबली के जरिए से ड्राफ्ट करवाया और वो फिर एनफोर्स किया गया। 1962 कॉन्स्टिट्यूशन किसने ड्राफ्ट किया था? इट वाज ड्राफ्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म्स कमीशन, लेकिन उस कमीशन की रिकमेंडेशंस को नहीं माना गया एंड जनरल अयूब खान देन ड्राफ्टेड एंड ब्रॉट चेंजेस इन इट बाय हिमसेल्फ। इसीलिए मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा था कि 1962 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इट इज कॉल्ड वन मैन कॉन्स्टिट्यूशन, या इट इज कॉल्ड टेलर मेड कॉन्स्टिट्यूशन का लफ्ज जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। 1973 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको हम कहते हैं इट वाज ड्राफ्टेड बाय एंड अप्रूव्ड बाय द नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान, पार्लियामेंट भी आप कह सकते हैं, बट नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान हैड अप्रूव्ड द 1973 कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये एक फंडामेंटल है कि किसने बनाए थे ये कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा, दूसरा जो है कंपैरिजन में, अगर हम जाएं नीचे वाले पेज के अंदर, तो जो 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन है, इट वाज एनफोर्स्ड ऑन 23 मार्च 1956, 23 मार्च को एनफोर्स हुआ था। जो सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन है अयूब खान साहब वाला, वो 8 जून को हुआ था, और जो करंट कॉन्स्टिट्यूशन था दैट वाज अप्रूव्ड ऑन या एनफोर्स्ड ऑन 14 अगस्त 1973। डेट्स याद रखना जरूरी है, 23 मार्च, देन 8 जून एंड देन 14 अगस्त। इसको क्या करूं? ये कैसे, उसे कैसे कहूँ, उससे तो आवाज ही नहीं जा रही।
ये उमर बशीर को नहीं ऐड हो पा रहे हमसे जी। ओके सर, ठीक है। ओके अच्छा, ये ऊपर सवाल है मेरा का द 73 constitution was approved by the National Assembly. Yes, it was. मुस्तफा ने कहा the constitution of 56 was abrogated by इस्कंदर मिर्जा, राइट। पहला constitution को एब्रोगेट किया था इस्कंदर मिर्जा साहब ने, दूसरे constitution को एब्रोगेट किया था जनरल यहिया खान ने, और तीसरे constitution को अभी तक एब्रोगेट नहीं किया गया। नो सायरा, नो इट इज नॉट। 72 constitution का इंटरम constitution मौजूद था, इतना जानना काफी है, मजीद इसके बारे में जानना जरूरी नहीं है आपके लिए, किसी भी पेपर में जरूरी नहीं है। अच्छा नेक्स्ट, तमाम तीनों कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारे पास हैं जी, दे आर रिटन कॉन्स्टिट्यूशंस। ये तीनों कॉन्स्टिट्यूशन हमारे पास रिटन कॉन्स्टिट्यूशंस हैं। अयूब खान ने क्या किया था? टू कॉन्स्टिट्यूशन, अयूब खान ने कॉन्स्टिट्यूशन के साथ कुछ नहीं किया था, उसने 1962 का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था सिर्फ। जो 1956 है, 62 है और 73 कॉन्स्टिट्यूशन है, ये तीनों जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है पाकिस्तान के अंदर, कोडिफाइड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन मौजूद है पाकिस्तान के अंदर। अच्छा, फिर नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने हैं? हमारे पहले कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 234 आर्टिकल्स थे, दूसरे में 250 आर्टिकल्स हैं और तीसरे में 280 आर्टिकल्स मौजूद हैं। अगर सवाल आता है जी, एक क्वेश्चन आया है जी प्राइवेट में कि अगर सवाल आता है पाकिस्तान में टोटल कितने कॉन्स्टिट्यूशन थे, तो आप लिखेंगे 4, सॉरी 3 कॉन्स्टिट्यूशंस, 4 नहीं लिखेंगे, इंटरनल कॉन्स्टिट्यूशन को आप काउंट नहीं करेंगे। पाकिस्तान का 56 कॉन्स्टिट्यूशन वाज एब्रोगेटेड, 62 वाज एब्रोगेटेड, लेकिन 73 कॉन्स्टिट्यूशन वाज सस्पेंडेड और हेल्ड इन अबेयंस ट्वाइस। ज़ियाउल हक ने भी किया था सायरा, और उसको किया था मुशर्रफ साहब ने भी किया, दोनों ने किया। ओके, नंबर ऑफ आर्टिकल्स पे हमने बात कर ली, अब जरा कंटेंट पे जाते हैं। तीनों कॉन्स्टिट्यूशन को हम कहते हैं दे आर पार्टली रिजेक्ट। पार्टली रिजेक्ट से मतलब है उनकी अमेंडमेंट रिक्वायर्ड 2/3 मेजॉरिटी। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करने के लिए 2/3 मेजॉरिटी। पाकिस्तान में किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन में स्टेट्स की अप्रूवल नहीं चाहिए। हाँ, स्टेट्स अप्रूवल इन 1973 कॉन्स्टिट्यूशन इज ओनली नीडेड इफ इट ब्रिंग्स चेंज इन the boundaries of the province। जो बाउंड्रीज हैं अगर किसी प्रोविंस की, तो उसके अंदर कोई चेंज होगी तो फिर आपको चाहिए है कि आप उसकी जो प्रोविंस है उसकी असेंबली से अप्रूवल करवाएं। अदरवाइज स्टेट में, मैं स्टेट का यूज करूं, सॉरी जी, इसका मतलब प्रोविंसेस बेसिकली। सो अगर प्रोविंस की बाउंड्री चेंज हो रही हो तो फिर वहां पे रिक्वायर्ड होता है कि उस प्रोविंस की असेंबली जो है वो अप्रूवल दे। अदरवाइज नॉर्मली इट इज नॉट रिक्वायर्ड। जैसे फाटा मर्जर हुआ तो चूंकि केपीके में मर्ज हुआ, केपीके की बाउंड्री एक्सपेंड हुई, तो केपीके की असेंबली से अप्रूवल लेना लाजमी था, अदरवाइज नहीं चाहिए था। सो लेकिन 2/3 मेजॉरिटी चाहिए तो सिर्फ हमारी पार्लियामेंट की चाहिए, चाहे वो जो भी पार्लियामेंट है, यूनिकैमरल है, बाईकैमरल है, जो भी नाम है, उनकी अप्रूवल चाहिए होती है 2/3 मेजॉरिटी से। अगला पॉइंट, हमारे पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में 1956 के अंदर कहा गया इट्स अ पार्लियामेंट्री सिस्टम। अब पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या है आप इसको डिफाइन करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। 1962 कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया वी हैव अ प्रेसिडेंशियल सिस्टम, वो क्या है वो हम पढ़ चुके हैं। और 73 में कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फिर कॉन्सेप्ट आया पार्लियामेंट्री सिस्टम का, और पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है वो 73 कॉन्स्टिट्यूशन में मौजूद है पाकिस्तान के अंदर। तो डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन के हमारे रहे हैं सिस्टम्स। हमारे पास हमेशा एक जैसा सिस्टम नहीं रहा कि हमेशा पार्लियामेंट्री रहा हो या हमेशा प्रेसिडेंशियल रहा हो, ऐसा कभी भी नहीं हुआ पाकिस्तान के अंदर। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, यूनिकैमरल। 1956 कॉन्स्टिट्यूशन में पाकिस्तान वाज डिक्लेयर्ड टू बी अ यूनिकैमरल लेजिस्लेचर। 1956 में पाकिस्तान के अंदर यूनिकैमरल था, जिसमें उसका नाम है हाउस ऑफ पीपल, और उसके 310 मेंबर्स थे। अब जरा देखिएगा जी, हाउस ऑफ पीपल 310 मेंबर्स, 310 में से 300 वर इलेक्टेड, 10 seats were reserved, they were appointed। 300 सीट्स जो इलेक्टेड मेंबर्स थे
मुझे आप में से कोई बताएगा 1956 में जब कॉन्स्टिट्यूशन था तो उसमें हमारे कितने प्रोविंसेस थे? हाउ मेनी प्रोविंसेस वी हैड? दो प्रोविंसेस जी, एक ईस्ट पाकिस्तान एक वेस्ट पाकिस्तान, दो प्रोविंसेस थे। सो दोनों प्रोविंसेस में से ईस्ट पाकिस्तान से 150, वेस्ट पाकिस्तान से 150, equal seats from both houses. That was there in the 1956 constitution. 10 सीट्स जो रिजर्व थी, इन पे इलेक्शन नहीं थे, इनमें पार्टीज नॉमिनेशन करती थी, एंड दैट दोज 10 सीट्स वर ऑलवेज आल्सो इक्वली डिवाइडेड 5-5, 5 ईस्ट पाकिस्तान से 5 वेस्ट पाकिस्तान से, इक्वल सीट्स थी खवातीन की भी सॉर्ट ऑफ। इज इट क्लियर? यस, इसको कहते हैं पैरिटी फार्मूला हमजा, एब्सोल्युटली। इक्वल सीट्स मींस पैरिटी फार्मूला। हाउस ऑफ पीपल, हाउस ऑफ पीपल में 310 टोटल मेंबर्स, 300 इलेक्शंस के नतीजे में 10 अपॉइंटेड सीट्स, रिजर्व सीट्स। 300 जो इलेक्टेड थी उनमें से 150 फ्रॉम ईस्ट पाकिस्तान, 150 फ्रॉम वेस्ट पाकिस्तान, 5 फ्रॉम ईस्ट पाकिस्तान, 5 फ्रॉम वेस्ट पाकिस्तान। सो समहाउ इक्वल सीट्स फ्रॉम बोथ विंग्स। That's important. So total members बन गए 310. Is it clear? Okay. Yes, this is 56 constitution. मैं एक दफा रिपीट कर देता हूं जी। टोटल 1956 constitution में थी 310 सीट्स, 310, 300 सीट्स जो हैं, जो 300 सीट्स हैं वो इलेक्टेड लोग हैं इक्वली फ्रॉम ईस्ट पाकिस्तान एंड वेस्ट पाकिस्तान, 150-150। और जो 10 सीट्स हैं दे आर रिजर्व सीट फॉर वुमेन, जो कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की बुनियाद पे अपॉइंट होते हैं। 5 सीट्स फ्रॉम ईस्ट पाकिस्तान, 5 सीट्स फ्रॉम वेस्ट पाकिस्तान। दिस वाज द फार्मूला फॉर 300 इलेक्टेड, 10 अपॉइंटेड, 150-150 एंड 5 and 5. Is it clear now? ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं जी। अगर आप 1962 कॉन्स्टिट्यूशन पे चले जाएं, नेक्स्ट पे, वहां भी यूनिकैमरल हाउस है, हाउस ऑफ पीपल लिखा है जी। दिस इज नॉट द केस, यहाँ पे है नेशनल असेंबली, उसका नाम था 1962 के कॉन्स्टिट्यूशन में, अब लफ्ज नेशनल असेंबली है। नेशनल असेंबली जो है कोई बात नहीं शहबाज, नेशनल असेंबली के जो मेंबर्स होंगे 62 कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, अगर आप पॉइंटर में देखें तो पॉइंटर मैंने यहाँ पे रखा हुआ है 1962 के अंदर, और नेशनल असेंबली के सीट्स टोटल हैं 156। अब 156 में से 150 आर इलेक्टेड, 6 सीट्स आर रिजर्व फॉर वुमेन। क्यों नहीं पे जा रहा? ये नर्सेस को नीचे करना चैट को। अच्छा, 156 टोटल सीट्स हैं जी, और 156 में से 150 इलेक्टेड हैं और 6 जो हैं वो रिजर्व सीट्स हैं खवातीन के लिए। ओके, थैंक यू। नाउ 150 सीट्स जो इलेक्टेड हैं उनमें से 75 फ्रॉम ईस्ट पाकिस्तान, 75 फ्रॉम वेस्ट पाकिस्तान, और जो 6 सीटें हैं 3 फ्रॉम ईस्ट पाकिस्तान एंड 3 फ्रॉम वेस्ट पाकिस्तान। सो 156 डिवाइडेड बाय, उसको डिवाइड किया गया 150 + 6 में। 150 75 ईस्ट पाकिस्तान से, 175 फ्रॉम वेस्ट पाकिस्तान, 3 and 3। मुस्तफा, उसके पीछे बहुत सारे रीजन थे, यहां पे हम खैर डिस्कस नहीं करेंगे जी। सारा ऐसा ही है, लेटर ऑन दिस नंबर वाज इंक्रीज, लेकिन इनिशियली वही है। अच्छा, उसके रीजन की वजह ये थी कि आपने कॉन्स्टिट्यूंसीज को बड़ा कर दिया था, इंक्रीज द कॉन्स्टिट्यूंसीज। मोर इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमने सिस्टम चेंज कर दिया था, प्रेसिडेंशियल में कन्वर्ट हो गए थे जी। रिजर्व सीट खवातीन के लिए जी, वहां भी 10 सीट खवातीन के लिए। अच्छा, मेरा आपसे एक सवाल है इंपॉर्टेंट, इस प्रिंसिपल को जिसमें इक्वल सीट्स थी,
इसको क्या कहते हैं, व्हाट इज इट कॉल्ड? सारे उसमें से 200 इलेक्टेड सीट थी और फिर 18 सीट यहां पे थी। यस, उसको प्रिंसिपल ऑफ पैरिटी कहते हैं। प्रिंसिपल ऑफ पैरिटी का मतलब है इक्वल सीट्स फ्रॉम बोथ ऑफ दीज हाउसेस। यस। अच्छा, फिर 73 कॉन्स्टिट्यूशन में जाएं, 1973 कॉन्स्टिट्यूशन में, तो उसमें है बाई कैमरल लेजिस्लेचर। लोअर हाउस, अपर हाउस इज कॉल्ड सेनेट, लोअर हाउस इज कॉल्ड नेशनल असेंबली। सेनेट की 104 सीट्स हैं, उनमें से 23 मल्टीप्लाइड बाय 4, 23। जी सायरा, इंटेलेक्चुअल्स उनको हम टेक्नोक्रेट सायरा कहते हैं। अच्छा, करंटली सेनेट के अंदर 23 फ्रॉम ईच प्रोविंस और 4 प्रोविंसेस हैं। 23 इंटू 4 कितने हो जाएंगे? मुस्तफ़ा माशाल्लाह आपने फेल कर लिया जनरल साइंस एबिलिटी। 92 जी, 92 हो जाएंगे, प्लस 8 सीट्स रिजर्व फॉर फाटा, प्लस 4 सीट्स फॉर इस्लामाबाद। नेशनल असेंबली की सीट्स हैं 342। 342 में से 272 आर इलेक्टेड, plus 60 seats reserved for women, plus 10 seats reserved for religious minorities. I repeat again, 272 for elected seats। जो आप कहते हैं नेशनल NA1 NA2, तो नेशनल असेंबली के हल्के हैं 272, 60 सीटें खवातीन के लिए, 10 सीटें माइनॉरिटी के लिए। अब ये फाटा मर्जर वाली जो अमेंडमेंट है, जिसको हम 25th अमेंडमेंट कहते हैं या 31st अमेंडमेंट भी कहते हैं, उस अमेंडमेंट के अंदर ये नंबर्स कम हो जाएगा, 6 नंबर्स विल बी रिड्यूस्ड। तो 342 से कम होके 336 हो जाएंगे अगले इलेक्शन में जाकर। यस, याद रहेगी ये बात। जुल्फिकार अपना सवाल पब्लिक कीजिएगा। अच्छा, सेनेट में जो 23 सीट्स हैं जी, इसमें खवातीन भी शामिल हैं, इसमें टेक्नोक्रेट भी शामिल हैं, इसमें माइनॉरिटीज भी इसी 23 में ही शामिल हैं। ठीक है, आके आपका सवाल भी ऊपर भी किन्जा ने पूछा था, ये 23 में से अंदर ही आ जाएंगी सारी चीजें। ये जो जुल्फिकार का सवाल है जी, वाई रिजर्व सीट्स, व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड इट, इसके लिए आपको देखनी पड़ेगी एक इंडियन मूवी है आरक्षण। इट्स अ वंडरफुल मूवी, और फिर आपको आइडिया हो जाएगा, आपको फिर समझ आएगी CSS में कोटा क्यों है, आपको नजर आएगा ये कोटा सिस्टम क्यों होता है। जुल्फिकार अगर आपने देखी है फिर ना पूछा करें। अच्छा, आरक्षण मूवी नाम है, अक्षय नहीं है उसमें शहबाज, उसमें वो है सैफ अली खान है, अमिताभ, सैफ अली खान और ये लोग हैं। बड़ी अच्छा मूवी है। इट्स अबाउट द कोटा सिस्टम। अच्छा, मैं रिपीट करूं जी, 23 इन ईच प्रोविंस प्लस 8, उसमें ट्यूशन एकेडमी को भी जिक्र है सारा। 23 प्लस 4 ये सेनेट की सीट्स हैं, हर सूबे में से 23 आते हैं, प्लस 8 सीट्स फ्रॉम फाटा, प्लस 4 सीट्स फ्रॉम दी इस्लामाबाद, 4 सीट इस्लामाबाद से सब। जी एग्जैक्टली फर्क ऐसे ही है। नेशनल असेंबली के अंदर 342 टोटल स्टेट्स हैं, 342 जो है वो टोटल सीट्स हैं, 272 इलेक्टेड, प्लस 60 रिजर्व सीट्स, प्लस खवातीन के लिए, प्लस 10 सीट्स फॉर रिलीजियस माइनॉरिटीज। 342 में से 272 इलेक्टेड, 60 रिजर्व सीट फॉर वुमेन एंड 10 सीट फॉर रिलीजियस माइनॉरिटीज। जीबी मर्जर अभी जब असद होगा तो फिर देखेंगे क्या होता है। अभी जीबी का नहीं आ रहा, अभी तक कोई उसका प्लान नहीं है, अगर होगा तो चेंज हो जाएगा। लेकिन इन 342 में से 6 सीटें कम हो जाएंगी, इलेक्टेड सीटें 6 कम हो जाएंगी अगले इलेक्शंस के बाद। अगर जीबी मर्ज हो जाता तो फिर चेंज हो जाएंगी सर।
जी अहीम, ये पेपर मैट्रिक्स याद रखना जरूरी है और आपको लिखना भी है, ये जरूरी है। रिजर्व सीट्स, अरसलान आपका सवाल, असूल याद रख लीजिएगा, रिजर्व सीट्स आर नॉट इलेक्टेड एट ऑल, रिजर्व सीट्स आर अपॉइंटेड वंस। ये जो 60 और 10 है, ये दोनों अपॉइंटेड है। इसको हम कहते हैं, इसका एक फार्मूला है, और वो फार्मूला कहलाता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं इसको समझा दूं, ये लिखना नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए अरसलान के सवाल में, 60 रिजर्व सीट का प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का मतलब ये होगा, फर्ज करें इस 272 में से पीटीआई को मिली 50% सीटें, तो इस 60 का 50% यानी 30 सीटें पीटीआई के पास चली जाएंगी और 10 का 5 सीटें, जितनी परसेंटेज में आप जनरल सीटें जीतते हैं उतनी परसेंटेज में ये सीटें आपकी पार्टी को मिल जाती हैं। पार्टी अपने किसी भी मेंबर को नॉमिनेट कर सकती है, उसके लिए वो नॉमिनेट करेगी तो बंदा बन जाएगा, या बंदा बंदी जो भी है वो बन जाएंगे। ये मुझे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन वाला बताइएगा, आपको ये समझ आइए कि नहीं है? पार्टी के नाम पे, आसमा पार्टी के नाम पे पार्टी अपॉइंट करती है उनको। पार्टी देखिए, मरियम क्या नाम है उनका, औरंगजेब, ये रिजर्व सीट पे आती हैं। ये आपकी जो आई हैं खातून, पंजाब की हेल्थ मिनिस्टर, क्या नाम है उनका, यास्मीन राशिद साहिबा, यास्मीन राशिद, ये रिजर्व सीट पे आई हुई हैं सर खवातीन की, ये इलेक्शन लड़के नहीं आई हुई। सवाल आया जी सीएसएस में कैसे रिजर्व सीट पे अपॉइंट होते हैं फिर? अब इसका जवाब मेरे पास नहीं है। सीएसएस में इलेक्शन में ऐसे ही होता है। नहीं, स्पाइल सिस्टम ये नहीं होता, और होता है काइंड ऑफ स्पाइल सिस्टम बट नॉट एग्जैक्टली द सेम। ऐसा कहते नहीं है प्योर में, ऐसा कहना नहीं है आपने। अच्छा, ऊपर एक दो सवाल मुझसे मिस हो गए थे, मैं सवाल देखता हूँ जी। ऊपर एक दो सवाल थे। अच्छा जी, मेजॉरिटी जो होती है, जिसके पास जनरल सीट में ज्यादा मेजॉरिटी आ जाएगी, रिजर्व सीटें ज्यादा उसी के पास चली जाती हैं। मैं 96 वाले पे दोबारा आता हूँ। यस, 6 बिकॉज ऑफ फाटा, यस अब्दुल रहमान, वो फिर अलग कॉम्प्लिकेशन हो जाएगी। लेकिन अब जीबी अगर मर्ज हो जाएगा तो सीटें बढ़ सकती हैं दोबारा। लेकिन फाटा के मर्जर की वजह से 342 में से कम होकर 336 रह गई हैं। लाइक ताहिर, सरदार ताहिर, खलील संधू इन फैसलाबाद हो सकते हैं जी। जी, माइनॉरिटी भी इसी तरीके से होते हैं, ट्रू। ओके, अब आगे चलें जी, शुड वी मूव? ओके, तो ये करंट कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, ये मैं नंबर्स का वेरिफिकेशन, ये नंबर्स आपने लिखने हैं पेपर में अगर आएगा सवाल तो, ये पढ़ना। अच्छा, सवाल आया जी, लॉजिक क्या है ये 6 सीटें रिड्यूस होने की? ऑनेस्टली स्पीकिंग यहाँ पेपर में तो आपके लिए रेलेवेंट नहीं है कि लॉजिक क्या है, बट जस्ट आइडिया आपको बताने के लिए एक आइडिया आपको बताना चाह रहा हूँ जी। ये सीटें रिड्यूस क्यों होती हैं, बड़ा टेक्निकल है, अगर ना समझ आए तो कोई बात नहीं, परेशान ना होइएगा। यूट्यूब पे इसकी वीडियो देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। अच्छा, होता है इस तरह से है कि आपकी कोशिश की जाती है कि फॉर एग्जाम्पल फिक्स पॉपुलेशन के लिए एक नुमाइंदा हो। मिसाल के तौर पर अगर एक जगह की आबादी 10 लाख है, सॉरी 1 लाख है, तो 1 लाख के लिए फॉर एग्जाम्पल एक एमपी होना चाहिए। अच्छा, जब आपकी आबादी पाकिस्तान के अंदर फॉर एग्जाम्पल 1 लाख के लिए एक बंदा होगा, तो 342 के हिसाब से आप अपॉइंट कर लीजिएगा। जब आबादी आपकी इस तरह से बढ़े कि इक्वली तकसीम ना हो रही हो, फिर आप क्या करते हैं, आप सीटें कम कर लेते हैं। व्हेन योर पॉपुलेशन इंक्रीजेस, एक खास प्रोपोर्शन में जब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट ना हो रही हो, फिर आप सीटें कम करके आप हल्का बढ़ा देते हैं। यानी एक एमपीए अब 1 लाख के बजाय 1,20,000 लोगों को रिप्रेजेंट करता है। आबादी बढ़ती है ना, तो इस वजह से फिर आपको जब हल्का बढ़ता है तो आपको फिर बहुत सीट्स कम करनी पड़ जाती हैं। सो कंस्टिट्यूएंसी की पॉपुलेशन जब बढ़ती है तो बहुत वक्त आपको सीट्स एडजस्ट करने के लिए कम करनी पड़ जाती हैं। तो 6 सीट्स कम करनी पड़ी बिकॉज फाटा बिकेम पार्ट ऑफ केपीके, और केपीके की सीटें जो है फिर कम करनी पड़ी, हमें एडजस्ट करनी पड़ी। वैसे हमारे पार्लियामेंट के अंदर ऑलरेडी एक अमेंडमेंट प्रपोज है जिसमें 6 सीटें बढ़ाने की बात की गई है, लेकिन अभी वो प्रपोज ही है, अभी वो पास नहीं हुई।
सेनेट ने पास कर लिया, नेशनल असेंबली ने पास नहीं किया उसको। अच्छा, 1956 कॉन्स्टिट्यूशन में 300 सीटें इलेक्टेड हैं, 150 इक्वल, 10 सीटें रिजर्व सीट्स हैं, 5-5। जो 1962 कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर 156 है, 150 इलेक्टेड, 6 अपॉइंटेड, 150 में से 75 और 6 में से 3 और 3। सवाल कैसे है अब्दुर्रहमान? सवाल डायरेक्ट आता है, कंपैरिजन का सवाल। सेनेट में लास्ट 4 आर वुमेन आर इस्लामाबाद, लास्ट 4 आर फ्रॉम इस्लामाबाद। वुमेन सीट्स आर फ्रॉम ईच प्रोविंस, हर प्रोविंस से वुमेन सीट्स उसी 23 के अंदर रिजर्व हो जाती हैं। इज शी रहमान बोथ एन एमएनए एंड सेनेटर? मुस्तफा, इवन इज इट इवन पॉसिबल कि एक बंदा एमएनए भी हो सेनेटर भी हो? ये तो पॉसिबल ही नहीं है। नवीद, नो, आंसर इज नो। सीट बढ़ाएंगे तो सीट बढ़ाने के लिए आपको पॉपुलेशन भी तो उस हिसाब से देखनी पड़ेगी। ऐसा ना हो कि आप सीट बढ़ाएं लेकिन सीट पूरी ना है, आपको पॉपुलेशन की एक जुडिशियल सिस्टम में देखना पड़ता है, जुडिशियली देखना पड़ता है। जी उस्मान, उसामा, ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है जी। सेनेट की 8 सीट भी खत्म हो जाएंगी जब फाटा मर्ज हो जाएगा। मर्ज तो हो चुका, अगले इलेक्शन जो मार्च से होगा उसमें 96 हो जाएंगी सॉर्ट ऑफ। जी सर, आई विल टॉक अबाउट दैट, आई विल टॉक अबाउट दैट, उसमें बात करूंगा। अच्छा, इज इट क्लियर? मैं आगे चलता हूं जी इससे। अगले पॉइंट पे जाइएगा, फेडरेशन वाला साथ। लेकिन ये क्वेश्चन भी बहुत रिपीटेडली पूछे गए, मैं इसलिए पढ़ा रहा हूं इसको कॉन्स्टिट्यूशन पे। और ये क्वेश्चन ऐसे हैं पाकिस्तान से रिलेटेड जो आपके पाकिस्तान अफेयर्स में भी आपके आते हैं सवाल। फेडरेशन पे चलते हैं। फेडरेशन जो है ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे फेडरेशन के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट डिबेट्स हैं। पाकिस्तान तीनों कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरेशन रहा है। हम 1956 में भी फेडरेशन थे, हम 1962 में भी फेडरेशन थे, हम 1973 में भी फेडरेशन थे। फेडरेशन का मतलब होता है एक फेडरल गवर्नमेंट और 7 यूनिट गवर्नमेंट्स होती हैं। 1956 में हमारे पास एक फेडरल गवर्नमेंट थी और यूनिट्स कितने थे? हाउ मेनी यूनिट्स वी हैड इन 1956? 2। 1962 में एक फेडरल सरकार 2 थे। 1 यूनिट का मतलब होता है वेस्ट पाकिस्तान एज 1 यूनिट, ईस्ट पाकिस्तान भी यूनिट था, तो टोटल 2 बन जाते हैं यूनिट। 1 यूनिट का मतलब पूरा मुल्क 1 यूनिट नहीं है, इसका मतलब सिर्फ वेस्ट पाकिस्तान एक यूनिट है। अच्छा, आगे चलते हैं। 1962 में वी हैड अ फेडरल गवर्नमेंट एंड हाउ मेनी प्रोविंसेस? जुल्फकार, 1 यूनिट फार्मूले का मतलब यह है कि वेस्ट पाकिस्तान के सूबे मिलाकर एक यूनिट बना था, प्लस ईस्ट पाकिस्तान ऑलरेडी एक यूनिट था, तो एक यूनिट वेस्ट पाकिस्तान में बन गया और एक वहां पे तो 2 बन गए। तो 62 में भी जी हमारे पास 2 ही यूनिट्स थे। 1973 कॉन्स्टिट्यूशन में हाउ मेनी प्रोविंसेस वी हैव? चार प्रोविंसेस हैं जी करंटली, देयर आर 4 प्रोविंसेस। पंजाब, यस, जो हमारे पास वेस्ट पाकिस्तान में 4 प्रोविंसेस हैं। अभी फाटा और जीबी बन जाता है तो फिर आप 5 कर दीजिएगा, अगर बन गया तो 2022 में बनेगा, 21 में तो नहीं, मतलब 22 वाले एग्जाम वाले लिखेंगे, फिलहाल तो कोई चांस नहीं है। एनीवे, नेक्स्ट चलते हैं। बलूचिस्तान कब ऐड हुआ था कुरतरैन? इट वाज एडेड इन 1970 में इसको ऐड किया गया। रिमशा, अब डिपेंड करता है, जो भी लफ्ज कॉन्स्टिट्यूशन इस्तेमाल करेगा आप उसको उस हिसाब से लिखेंगे, अभी तक तो नहीं। अच्छा, जब फेडरेशन होती है तो लिस्ट सिस्टम भी होते हैं। कितनी लिस्ट होती है? यूजुअली 3 लिस्ट होती है, मैंने लिखा हुआ यहां पे। 3 लिस्ट के नाम किसी को आते हैं? फेडरल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। यस, यूनियन का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करेंगे। 3 लिस्ट पे फेडरल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। यस सर, आप चूंकि पाकिस्तान में यूनिट का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करेंगे, वो साइंस में यूनिट का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, लेकिन पाकिस्तान में जब जाएंगे तो आप उसको प्रोविंशियल लिस्ट कह देंगे। तो फेडरल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। अच्छा, अब फेडरल लिस्ट जो है उसके ऊपर लॉ मेकिंग जो है वो फेडरल गवर्नमेंट करती है,
प्रोविंशियल लिस्ट पे प्रोविंशियल गवर्नमेंट बनाएगी और कंकरेंट लिस्ट में कंकरेंट लिस्ट बनाएगी, सॉरी दोनों बनाते हैं, बोथ कैन लेजिस्लेट। ये सारी चीजें मैं पढ़ा चुका हूं आपको, फेडरेशन वाली चीजें। दोनों लॉ बना सकते हैं कंकरेंट लिस्ट में, कंकरेंट लिस्ट में दोनों लॉ बनाते हैं। बट अगर दोनों लॉज का क्लैश आ जाए, फेडरल के लॉ का प्रोविंस के लॉ के साथ क्लैश आ जाए, तो फेडरल विल प्रिवेल। यस, एग्जैक्ट। रेजिड्यूरी पावर्स क्या होती हैं? व्हाट आर रेजिड्यूरी पावर्स? एक्स्ट्रा क्लास नहीं करेंगे, आप कहेंगे जी लेफ्ट ओवर पावर्स, दोज दैट आर नॉट मेंशन्ड, रिमेनिंग, लेफ्ट ओवर, यस, अदर देन मेंशन्ड, यस। तो वो 1956 कॉन्स्टिट्यूशन में दे दी गई फेडरल गवर्नमेंट को, दे वर गिवन टू द फेडरल गवर्नमेंट। अच्छा, अब जिसको फेडरेशन का मीनिंग सही समझ आएगा वो मुझे इस सवाल का जवाब देगा। 62 कॉन्स्टिट्यूशन में जाएं जी। हाँ, यस उस्मान, ट्रू। 62 कॉन्स्टिट्यूशन पे आइएगा जरा प्लीज। मैंने लिखा इसमें एक ही लिस्ट थी विद रेजिड्यूरी पावर्स विद द प्रोविंसेस। जी अगला मैं सेंड कर दूंगा आपको। अच्छा, मेरा सवाल आप सुनिएगा प्लीज गौर से। 1962 कॉन्स्टिट्यूशन में एक ही लिस्ट है और रेजिड्यूरी पावर्स हैं प्रोविंसेस के पास। अब सोच के फेडरेशन की डिवीजन, फेडरेशन की डेफिनेशन सुन के खुद पढ़िएगा, फेडरेशन की डेफिनेशन अंडरस्टैंड कर अपने दिमाग में उसको रिवाइज करें और फिर मुझे बताएं वो एक लिस्ट कौन सी होगी, फेडरल लिस्ट होगी या प्रोविंशियल लिस्ट होगी या कंकरेंट लिस्ट होगी। साथ ने कहा फेडरल लिस्ट, फायदा ने कहा फेडरल लिस्ट। फेडरल, वाई फेडरल? अगर प्रोविंशियल होती तो क्या हो जाता? वाई नॉट प्रोविंशियल? रेजिड्यू विद प्रोविंसेस साथ, लेकिन अगर वो एक लिस्ट भी प्रोविंस को दे दी जाती तो क्या फर्क पड़ना था? जमशेद ने कहा वो कन्फेडरेशन हो जाते। दैट्स ट्रू जमशेद, बिल्कुल ठीक कहा आपने। जी फेडरल ना था, मैं जमशेद कन्फेडरेशन नहीं कहूंगा उसको, मैं इसको और तरह से कहता हूं। सुनिएगा प्लीज। एक लफ्ज आपने बोला था, सिर्फ आप सरों ने, किसी ने वो लफ्ज नहीं बोला। अगर एक लिस्ट भी प्रोविंस को दे दी जाती, एक लिस्ट प्रोविंस को दे दी जाती, तो पाकिस्तान एज अ स्टेट रहता ही ना, वी वुड नॉट इवन बी अ स्टेट। अच्छा, मैं आपसे एक्सप्लेन करता हूं। फेडरेशन वो क्या कहते हैं, वो टाइप ऑफ स्टेट है जिसके अंदर पावर्स फेडरल गवर्नमेंट में और प्रोविंसेस में डिस्ट्रीब्यूट होती हैं। यानी कुछ पावर फेडरल के पास, कुछ प्रोविंसेस के पास। कभी ज्यादा पावर फेडरल के पास, कभी ज्यादा पावर प्रोविंसेस के पास, बट डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं। लेकिन अगर हम यहां पे रेजिड्यूरी पावर प्रोविंस को दे दें और लिस्ट में पावर भी प्रोविंस को दे दें, तो फेडरल गवर्नमेंट के पास क्या बचेगा? व्हाट विल बी लेफ्ट विद द फेडरल गवर्नमेंट? जीरो। अगर वो जीरो है, एक नेशनल गवर्नमेंट ही ना हो, तो इसका मतलब है हर प्रोविंस एक इंडिपेंडेंट स्टेट है। जी एग्जैक्टली, फिर हमारी स्टेट ही ना होती, सॉर्ट ऑफ, ये याद रखिएगा। फिर 4 मुल्क होते हैं, 4 सूबे होते हैं, 4 मुल्क होते हैं, 4 स्टेट होते हैं, 4 सूबे ना होते, 4 मुल्क हो जाते हैं। एनीवे, आगे चलते हैं जी। पाकिस्तान के 73 कॉन्स्टिट्यूशन में, 73 कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अगर आप जाएंगे तो 73 कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 2 लिस्ट हैं करंटली हमारे पास। एक है फेडरल लिस्ट और एक है प्रोविंशियल लिस्ट। ऑब्वियसली बात है मुस्तफा, यस। जिशान, ही इज रॉन्गली कंपेयरिंग टू मच पावरफुल। अमेरिका से ज्यादा पावरफुल हमारे सूबे नहीं है। यस, 2 लिस्ट हैं, फेडरल लिस्ट एंड प्रोविंशियल लिस्ट की, और जो रेजिड्यूरी पावर्स हैं वो प्रोविंसेस के पास है। कंकरेंट लिस्ट थी बट 18th अमेंडमेंट में एबॉलिश कर दी गई यहां पे। तो ये आप बेसिकली लिखेंगे, हमारा फेडरल स्ट्रक्चर जो है इसकी आप बात करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स को हम डिफाइन कर चुके हैं। दीज आर राइट्स दैट आर इनसेपरेबल पार्ट ऑफ द पीपल, दे आर इनएलिएनेबल राइट्स, जो कि हमेशा लोगों के पास होते हैं।
फंडामेंटल राइट्स आर यूजुअली प्रोटेक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा जी, सवाल है कि ये लिस्ट क्या होती है। फेडरेशन वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि कॉन्स्टिट्यूशन पावर्स तकसीम करता है बिटवीन द फेडरल गवर्नमेंट एंड प्रोविंसेस। तो जो कौन सी पावर फेडरल के पास होगी, कौन सी प्रोविंस के पास होगी, ये लिख दिया जाता है। तो जब लिखा जाता है तो एक लिस्ट की फॉर्म में लिखा जाता है। फेडरल गवर्नमेंट की पावर जिस लिस्ट में लिखी जाती हैं उसको फेडरल लिस्ट कहा जाता है। जब जिस लिस्ट में प्रोविंस की पावर लिखी जाती है उस लिस्ट को प्रोविंशियल लिस्ट कहा जाता है। Zishan, he says that way, but obviously people disagree with that. हम फेडरेशन वाला डिबेट पढ़ेंगे जिशान में, प्रॉब्ली नेक्स्ट लेक्चर मेरा फेडरेशन पे ही होगा, प्रॉब्ली पाकिस्तान के अंदर उसमें बात करेंगे। ये फेडरल गवर्नमेंट की कंप्लेंट्स हैं इसके बाद। अच्छा, फंडामेंटल राइट्स की बात कर रहे थे जी। फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं? दे आर इनएलिएनेबल राइट्स। ये वो राइट्स हैं जो हमारे पास होने, हर इंसान का हिस्सा होते हैं। दे स्टे विद इट एंड दे आर यूजुअली कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड। पाकिस्तान के तीनों कॉन्स्टिट्यूशन में दीज राइट्स हैव बीन मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो हम कहते हैं पाकिस्तान के अंदर फंडामेंटल राइट्स आर कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेक्टेड। 1956 कॉन्स्टिट्यूशन में भी थे, 62 में भी थे और 73 में भी थे। नोबल आर्टिकल 8 to 28, यस मुस्तफा ने कहा 8 से लेकर 28 तक। कुछ राइट्स जैसे आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, जैसे राइट टू, करंट 73 कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू लाइफ है, राइट टू ओन प्रॉपर्टी है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, राइट टू एजुकेशन है, राइट टू इंफॉर्मेशन है। डिफरेंट राइट्स हैं, प्रॉपर्टी के, लिबर्टी के, एक्सप्रेशन के, रिलीजन के, ये डिफरेंट राइट्स हैं वो मौजूद हैं थोड़ा। तो डिफरेंट राइट्स आप उसको कोट करेंगे। एक चीज आप लाजमी याद रखिएगा, ट्रैवल का लफ्ज नहीं आके उसमें मूवमेंट का लफ्ज है। दे रिमेन सेम इन ऑल थ्री मुस्तफा? नो, सम वर कॉमन, जैसे लाइफ का, लिबर्टी का, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का, रिलीजन का कॉमन है, लेकिन कुछ राइट्स जो मैंने अभी बताए वो 73 कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किए गए। जैसे राइट टू एजुकेशन जो है वो 1973 कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया और राइट टू इंफॉर्मेशन भी 1973 कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया। इंटरम में क्या होता है? इंटरम तो हमने करना ही नहीं डिस्कस। अच्छा, अब फंडामेंटल राइट्स का आखिरी पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट, दीज राइट्स आर सब्जेक्ट टू कोर्ट्स स्क्रूटनी। यानी इफ यू आर डिनाइड दोज राइट्स यू कैन चैलेंज इट इन कोर्ट ऑफ लॉ। अगर आपका राइट जो हमने जिक्र किया अभी, कोई दूसरा इंसान या गवर्नमेंट का कोई इदारा, इफ एनीबॉडी वायलेट्स दीज राइट्स यू कैन चैलेंज इट इन द कोर्ट ऑफ लॉ। कोर्ट ऑफ लॉ में पाकिस्तान में ये चैलेंज कर सकते हैं। इसीलिए हम फंडामेंटल राइट्स को कहते हैं दे आर जस्टिसेबल। जस्टिसेबल मीन्स यू कैन चैलेंज देयर वायलेशन इन द कोर्ट ऑफ लॉ। आपको कोई चलने फिरने से रोक रहा है, आपको कोई डिटेन कर रहा है, आपकी प्रॉपर्टी छीन रहा है, आपकी जान को खतरा कर रहा है, आप उसके खिलाफ कोर्ट ऑफ लॉ में जा सकते हैं। तो इट्स कॉल्ड जस्टिसेबल, यू कैन डिमांड जस्टिस ऑन दैट। अब मसला ये है, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में फंडामेंटल राइट्स पे 20 नंबर का सवाल भी आ जाता है, तो उसमें आप जाने, आपके काम जाने। पॉलिटिकल साइंस में हम इसको शॉर्ट ही रखेंगे, इतनी बात करेंगे। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, लेट्स स्टार्ट विद इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का कॉन्सेप्ट हम पढ़ चुके हैं, मेरे ख्याल में मैं इसको रिपीट नहीं करूंगा, जुडिशरी वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था उसको। तो पाकिस्तान के तीनों कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोविजंस हैं जी, दैट जुडिशरी शैल बी फ्री एंड इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी शैल बी एंश्योर्ड। ये तीनों कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर लिखी हुई है बात। आई डोंट वांट टू रिपीट दैट, आई होप आप उसको कर पाएंगे। आई मीन वो हमने पहले से पढ़ा हुआ है। जी सद ऐसा ही है, ऐसा ही है। दे पॉलिटिकल साइंस कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ किसी तक एक दूसरे को कम्प्लीमेंट करते हैं। फिर कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में सिर्फ डेप्थ ज्यादा है। एक देखिए, एक छोटा सा पॉइंट हम फंडामेंटल राइट्स का यहाँ पे एक पैराग्राफ लिखेंगे और उसमें 20 नंबर का सवाल आपने कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में लिखना होता है। दैट्स इट। ओके, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जी। आइडिया है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का? कहीं पढ़ा हो तो? कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ वाला तो नहीं पढ़ा हुआ।
कॉन्स्टिट्यूशन लॉ में तो आता है सवाल 20 नंबर का, इंडिया में खासकर। अच्छा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का मतलब ये है, ये जरा सुनिएगा प्लीज, नाम जरा लफ्सी मतलब देखिएगा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। जी शरियार, एग्जैक्टली ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? दे आर एक्चुअली द गाइडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट्स डोमेस्टिक एंड फॉरेन पॉलिसी। These are the guiding principles for states domestic and foreign policy. एक स्टेट की डोमेस्टिक, एक स्टेट की फॉरेन पॉलिसी कैसी होनी चाहिए, उसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स द गाइडलाइंस। उनको हम कहते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। पाकिस्तान में शरिया के ऊपर लिखा है आर्टिकल 29 से लेकर 40 तक हैं, 29 से शुरू होते हैं 40 तक हैं, मुझे इसका कंफर्म नहीं है, बट लेट्स ट्रस्ट शरियार ऑन दैट। तो आर्टिकल 29 से आर्टिकल 40। नाउ ये मैं मिसाल देता हूं छोटी सी, पाकिस्तान में क्या लिखे हुए हैं, तीनों में कॉमन लिखे हुए हैं। फॉर एग्जांपल लिखा हुआ है कि जी स्टेट शैल क्रिएट एन एनवायरमेंट इन विच पीपल कैन लिव देयर लाइफ अकॉर्डिंग टू इस्लाम। फॉर एग्जांपल पीपल, a state shall make policies, state shall create environment in which people can live their life according to Islam। अब उसका इंटरप्रिटेशन आप खुद कर सकते हैं जैसी भी हो। उसमें लिखा है कि जी स्टेट शैल एंश्योर दैट देयर इज इक्वलिटी इन पाकिस्तान। तो ये इस तरह की पॉलिसी। फॉरेन पॉलिसी में चले जाएं तो उसमें लिखा हुआ है द स्टेट विल एंश्योर द फ्रेंडली रिलेशंस विद द नेबर्स एंड ब्रदरली रिलेशन विद द मुस्लिम स्टेट्स। मुसलमान मुल्कों के साथ अच्छे ताल्लुकात रखेंगे, ब्रदराना ताल्लुकात रखेंगे और बाकियों के साथ दोस्ताना ताल्लुकात रखेंगे। अच्छा, अब ये सारी चीजें लिखी होती हैं इसके अंदर। इस डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का सबसे इंपॉर्टेंट पहलू ये है दैट दे आर नॉन बाइंडिंग पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उस्मान, इसलिए मैंने जुमला बोल दिया, ये क्लियरली लिखा गया है दे आर नॉट बाइंडिंग पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इन पे अमल करे स्टेट तो ठीक, ना करे तो नहीं ठीक, बात खत्म। अमल करना जरूरी नहीं है स्टेट के लिए, स्टेट कोशिश करेगी, बट अगर स्टेट ऐसा अमल ना करे तो आप उसे कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज नहीं कर सकते। उस्मान, ऐसे ही है जैसे अगर आप कहें कि हमारे आइन में लिखा है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में मुसलमान वालों के साथ अच्छे ताल्लुकात, और हमारी गवर्नमेंट की अफगान गवर्नमेंट के साथ एक बॉर्डर पे फायरिंग हो जाए, आप कोर्ट में चले जाएं, भाई अफगानिस्तान वाले तो मुसलमान हैं, वहां क्यों फायरिंग की? आइन में तो लिखा हुआ है कि मुसलमानों के साथ अच्छे ताल्लुकात होंगे, तो आप कोर्ट में जाके चैलेंज नहीं कर सकते इस बात को। आप ये कहें सऊदी अरबिया को नाराज क्यों कर दिया, कोर्ट ऑफ लॉ में जाके चैलेंज नहीं कर सकते चैलेंज, क्योंकि आपके आइन में अगर बेशक लिखा हुआ है बट आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते कोर्ट में। सो दीज आर मोर लाइक प्रीचिंग्स, दीज आर मोर लाइक गाइडलाइंस, बट नॉट द एनफोर्सेबल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यस, सजेशंस कैन। इज इट क्लियर जी? अच्छा, ये इंडिया में भी है। अच्छा, ये इंडिया में भी है। ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट पार्ट। अच्छा, 56 और 73 में तो नहीं है, बट 62 कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक कॉन्सेप्ट है बीडी सिस्टम, बेसिक डेमोक्रेसी सिस्टम। अच्छा, बीडी सिस्टम क्या है? दिस इज बेसिकली अ लोकल गवर्नमेंट सिस्टम। ये यहां बोर्ड पे देखिएगा जी, बीडी सिस्टम एक लोकल गवर्नमेंट सिस्टम है which consisted of 80,000 members। बेसिक डेमोक्रेसी लोकल गवर्नमेंट सिस्टम है जिसके 80,000 मेंबर्स होंगे। 80,000 में से 40,000 फ्रॉम ईस्ट पाकिस्तान, 40,000 फ्रॉम वेस्ट पाकिस्तान। 40,000 ईस्ट पाकिस्तान से, 40,000 वेस्ट पाकिस्तान के। सम ऑफ देम आर इलेक्टेड, सम आर देम आर ऑफिशियल्स। कुछ इसमें से इलेक्टेड लोग हैं, कुछ जो है वो अपॉइंटेड है। जी, ये सिर्फ 1962 कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है चार्ट में। मैं फिर रिपीट करूं, 80,000 टोटल मेंबर्स है बीडी मेंबर्स का, 40,000 ईस्ट पाकिस्तान से, 40,000 वेस्ट पाकिस्तान के। सम ऑफ देम आर इलेक्टेड, सम ऑफ देम आर अपॉइंटेड।
ये नंबर बाद में अमेंडमेंट करके बढ़ा के 1,20,000 कर दिया गया था, फिर 60 हो गए थे। 80,000 से बढ़ा के कितने कर दिए गए? 120,000, 60 अगेन इलेक्टेड अपॉइंटेड मिक्स मेंबर्स। इसका काम क्या है? बीडी मेंबर्स परफॉर्म 3 फंक्शंस। 62 कॉन्स्टिट्यूशन में उनको 3 काम दिए गए। 1 टू इलेक्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को इलेक्ट करना है, इलेक्ट नेशनल असेंबली, ये जो हमने नेशनल असेंबली लिखी है ये वाले लोग, इनको इलेक्ट करना है, और तीसरा काम है टू एक्ट एज लोकल गवर्नमेंट सिस्टम, एज अ लोकल गवर्नमेंट सिस्टम के तौर पर काम करना। इलेक्ट द प्रेसिडेंट, इलेक्ट द नेशनल असेंबली एंड एक्ट एज लोकल गवर्नमेंट सिस्टम। ये बेसिकली काम है जी इनका। यस, इलेक्टोरल कॉलेज नोबल कह सकते हैं। प्रेसिडेंट को इलेक्ट करके नेशनल असेंबली को भी इलेक्ट करेगी, और यस शहबाज, मैंने जब यहां पे कहा था नेशनल असेंबली के अंदर 150 इलेक्टेड हैं, तो ये लोग इनडायरेक्टली इलेक्टेड हैं, इनको इलेक्ट जो है वो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम करेगा। फातिमा जिन्ना साहबा की जब इलेक्शन हारी थी तो शी लॉस्ट इलेक्शंस एट द हैंड ऑफ बीडीज। अवाम ने बीडीज को वोट डाले थे, बीडीज ने आगे उनको वोट नहीं डाले थे। सो इलेक्टिंग प्रेसिडेंट, ये बेसिकली 3 फंक्शन है जी लोकल गवर्नमेंट सिस्टम के वहां पे, जो कि करंटली नहीं है। 56 में भी नहीं था, 73 में भी नहीं था, ये सिर्फ 62 कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐड किया गया। जी शहबाज, बूट्स तो खैर मैंने भी पहने पर मैं लाइक नहीं करता। अच्छा, इज इट क्लियर जी? इस पे कोई सवाल तो नहीं? ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। ये ले, मैं साइड पे हो गया जी, तस्वीर ले लें। आफ्टर अमेंडमेंट 80,000 से बढ़ा के 120,000, 1,20,000 कर दिए गए। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे जी 56 और 62 कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोविजन नहीं है, बट 73 कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 6 वाज एडेड जी, जिसके अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन को एब्रोगेट करेगा, जो सस्पेंड करेगा, दैट पर्सन शैल बी गिल्टी ऑफ हाई ट्रिजन। आर्टिकल 6 ऐड कर दिया गया, जिसके अंदर कहा गया कि अब इस कॉन्स्टिट्यूशन को एब्रोगेट नहीं किया जा सकता, सस्पेंड नहीं किया जा सकता। अगर कोई ऐसा करेगा तो दैट पर्सन शैल बी गिल्टी ऑफ हाई ट्रिजन, संगीन गद्दारी का मुर्तकिब होगा। दैट्स व्हाट वाज एडेड इनटू दैट कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 6। ये 56 में भी नहीं था, 62 में भी नहीं था, इसीलिए वो आइन नहीं रहे, वो खत्म कर दिए गए। अब 73 कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐसा नहीं कर सकते आप। अच्छा, पहले लफ्ज में सिर्फ एब्रोगेशन था, लेकिन अब लफ्ज सस्पेंडेड भी ऐड किया गया 18th अमेंडमेंट के अंदर। अच्छा, ये पूछा गया जी सवाल कि ये 50% क्या है। मैंने सिर्फ ये बताया था 50% में कि 272 इलेक्टेड होते हैं, 60 रिजर्व और 10 खवातीन के लिए और 10 माइनॉरिटीज के लिए। मैंने मिसाल दी थी, फर्ज करें एक पार्टी को अगर 50% सीट यहां मिलती हैं तो इसका 50% उसको सीट मिल जाएंगी, इसका 50% उसको मिल जाएंगी। तो मैंने समझाने के लिए किया था, उसको आपने लिखना नहीं है पेपर में। It was manipulated by 8th Amendment? No, it was not. शुरू से ही ऐसा था। अच्छा, सेकंड लास्ट पॉइंट जी। अच्छा, वैसे हाई ट्रिजन का तो गिल्टी होगा। आर्टिकल 6 की लॉ में पनिशमेंट क्या है? अब आइन में नहीं लिखी हुई, बट आर्टिकल 6 की पनिशमेंट क्या है? अगर कोई ऐसा करता है, हाई ट्रिजन हो गई, गिल्टी हो गया। 18th अमेंडमेंट 18वीं तरमीम के बाद ऐड किया गया है। जी आपने ठीक लिखा जी, मिनिमम पनिशमेंट है उसकी लाइफ इंप्रिजनमेंट और मैक्सिमम पनिशमेंट है डेथ पेनल्टी। कैपिटल पनिशमेंट लास्ट है, मिनिमम लाइफ इंप्रिजनमेंट है हाई ट्रिजन की। सेकंड लास्ट पॉइंट जी, ऑफिशियल लैंग्वेजेस इन 1956 कॉन्स्टिट्यूशन उर्दू एंड बंगाली, 1962 में उर्दू एंड बंगाली, और 73 में हमने बंगालियों को निकाल दिया,
पीछे बच गई उर्दू। जी शहबाज। तो हमारी लैंग्वेजेस जो हैं वो शुरू में दो थी और 73 कंस्टिट्यूशन में एक लैंग्वेज बच गई, उर्दू वाली लैंग्वेज। पनिशमेंट वाला पॉइंट दोबारा रिपीट कर रहा हूं जी। आर्टिकल 6 के अंदर कहा गया जो बंदा कॉन्स्टिट्यूशन को सस्पेंड करेगा या एब्रोगेट करेगा वो गिल्टी कहलाएगा, वो हाई ट्रिजन का गिल्टी होगा। हाई ट्रिजन मतलब संगीन गद्दारी का मुर्तकिब होगा, और उसकी पेनल्टी लॉ में डाल दी गई मिनिमम लाइफ इंप्रिजनमेंट, मैक्सिमम डेथ पेनल्टी। ओके, लेट्स कम टू द लास्ट पार्ट ऑफ दिस डिस्कशन जी, और वो है इस्लामिक प्रोविजंस। 1956 में कुछ इस्लामिक प्रोविजंस थी। फॉर एग्जाम्पल, नो लॉ शैल बी मेड अगेंस्ट इस्लाम। मुल्क का नाम था इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और कहा गया हेड ऑफ द स्टेट मस्ट बी मुस्लिम। ये पूरा तो नहीं है, इसमें और भी होगा। हाँ ये भी है, तभी मैं कहूं मैं नहीं कर सकता ऐसा। आई डोंट नो क्यों नहीं हो रहा जी छोटा, बट अगर मैं इसको करने की कोशिश करूं तो शायद हो जाए। हाँ अब हो गया पूरा, मैंने उसे बड़ा कर दिया। नोप शहबाज, नोप बिल्कुल भी नहीं, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा आऊंगा इसके ऊपर। 19 हेड ऑफ द स्टेट मस्ट बी मुस्लिम, और एक लफ्ज ऐड किया गया, और वो था वो लफ्ज ऐड किया गया एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कमीशन फॉर इस्लामिक रिकमेंडेशंस। एक कमीशन बनाया जाएगा जो कि इस्लामिक लॉज के हवाले से रिकमेंडेशन देगा। इस्लामिक लॉज के हवाले से रिकमेंडेशन देने के लिए एक कमीशन बनाया गया था 1956 कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। 62 कॉन्स्टिट्यूशन में जाएंगे, अगेन नो लॉ अगेंस्ट इस्लाम, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। अब यहां पे शहबाज आप वाला पॉइंट आएगा। इस 62 कॉन्स्टिट्यूशन में ओरिजिनली जब कॉन्स्टिट्यूशन का पहला ड्राफ्ट अप्रूव किया गया, उसके अंदर लफ्ज था पाकिस्तान का जो नाम होगा दैट शैल बी रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। फिर प्रोटेस्ट हुए थे और गवर्नमेंट ने कहा था गलती से हो गया, और उन्होंने नाम ऐड कर दिया इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। नहीं सायरा, मैं इसको करेक्ट करता हूं अभी आपको। ये जो पॉइंट आप उठा रहे हैं कुछ और पॉइंट है, मैं इस पे आ रहा हूं इसको। अच्छा, 62 कॉन्स्टिट्यूशन में ओरिजिनल ड्राफ्ट में लफ्ज रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान था, लेकिन फिर अमेंडमेंट की गई और कहा गया जी क्लरिकल मिस्टेक है, और नाम चेंज करके इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान ऐड किया गया। ये एक डेवलपमेंट हुई थी 62 के अंदर जाकर। दूसरी डेवलपमेंट भी है, वो भी 73 में आके बताता हूं। अच्छा, फिर 62 कॉन्स्टिट्यूशन में एक और बात भी की गई, एडिशनल पॉइंट, वो था एडवाइजरी काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी। वो जो पहले कमीशन का लफ्ज था, उसी कमीशन की जगह पे एडवाइजरी काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी बनेगी, जो अगेन एडवाइस करेगी रिगार्डिंग इस्लामिक लॉज। 73 कॉन्स्टिट्यूशन में इस्लामिक प्रोविजंस क्या थी? यहां पे जो चीज आप बात कर रहे हैं वो चीजें हैं जी। एक, नो लॉ शैल बी मेड अगेंस्ट इस्लाम, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान मुल्क का नाम रखा गया। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, अब 73 में प्रीएम्बल नहीं है, 73 में ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन हैज बीन मेड पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये आइन का लाजमी हिस्सा है। अच्छा, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का इस्लामिक प्रोविजन से क्या लिंक है? क्योंकि हमारी सॉवरेनिटी अल्लाह के पास है, ये बात ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में लिखी हुई है। सॉवरेनिटी बिलोंग्स टू अल्लाह, इट इज रिटन इन द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। अब जो आइन का हिस्सा है, पहले दोनों क्वेश्चन में ये आइन का हिस्सा नहीं था। एक चीज। नेक्स्ट, हेड ऑफ द स्टेट और हेड ऑफ द गवर्नमेंट दोनों का मुसलमान होना जरूरी है 73 कॉन्स्टिट्यूशन में। और फिर हमारी बन गई CII, काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी। तीनों में इदारों का नाम डिफरेंट था, पहले में कमीशन, दूसरे में एडवाइजरी काउंसिल, इसमें भी इस्लामिक आइडियोलॉजिकल काउंसिल। जी, इट वाज मोर मेड मोर इस्लामिक शहबाज। और फिर आर्टिकल 62 और 63 ऐड किए गए। आर्टिकल 62-63 में कहा गया मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने के लिए सादिक अमीन होना जरूरी है, प्रैक्टिसिंग मुसलमान होना जरूरी है। CCI नहीं नोबल, CII, काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी। हम इस्लामिक प्रोविजंस पढ़ रहे हैं, काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी CII।
CII, CII फिर कहूंगा ये CCI और चीज है। अच्छा, अब जो बात आप करें शहबाज और जो सायरा कर रही थी बात, उसको जरा प्लीज यहां नोट कीजिएगा। 73 कॉन्स्टिट्यूशन में आखिरी पॉइंट है और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीज गौर से सुनिएगा। 73 कॉन्स्टिट्यूशन में, जी सद ऐसा ही है, ऐसा ही है, जरा प्लीज मेरा पॉइंट गौर से सुनिएगा। 73 कॉन्स्टिट्यूशन में पहली दफा फॉर द फर्स्ट टाइम पाकिस्तान ऑफिशियल रिलीजन वाज डिफाइंड। 56 में स्टेट रिलीजन नहीं था, 62 कॉन्स्टिट्यूशन में स्टेट रिलीजन नहीं था, 73 कॉन्स्टिट्यूशन में पहली दफा कहा गया पाकिस्तान की जो स्टेट है उसका ऑफिशियल रिलीजन इस्लाम होगा। इस्लाम शैल बी द ऑफिशियल रिलीजन ऑफ पाकिस्तान, ये चीज पहली दफा 73 में ऐड की गई। ठीक है, नाम मुल्क का जो था वो हमेशा से इस्लामिक रिपब्लिक ही रहा, सॉर्ट ऑफ। आखिरी प्रोविजन, लास्ट प्रोविजन, 73 कॉन्स्टिट्यूशन में न सिर्फ इस्लाम को रिलीजन कहा गया स्टेट, बल्कि अगला काम किया गया, द इस्लाम, द डेफिनेशन ऑफ मुस्लिम वाज एडेड इन 73 कॉन्स्टिट्यूशन। मुसलमान कौन होता है इसकी डेफिनेशन ऐड की गई 73 कॉन्स्टिट्यूशन में। और अमेंडमेंट कौन सी थी? आर्टिकल 2 में इसके अंदर अमेंडमेंट की गई, मेरे ख्याल में पहली अमेंडमेंट थी, फर्स्ट अमेंडमेंट थी, यस आई गेस फर्स्ट अमेंडमेंट मेरे ख्याल में यही थी या सेकंड थी, पहली दो में से कोई एक अमेंडमेंट है जी, मैं शायद मिक्स कर रहा हूं। एक बांग्लादेश को रिकॉग्नाइज करने पे थी, एक इस पे थी नॉन मुस्लिम्स की करने से, सेकंड अमेंडमेंट है। ओके, थैंक यू फॉर करेक्टिंग मी। सेकंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो थी दैट वाज अबाउट डिफाइनिंग मुस्लिम एंड देयरफॉर डिक्लेयरिंग अहमदीज एज नॉन मुस्लिम्स। ये बेसिकली सारी डिस्कशन है जी। दिस इज ऑल अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन पे कोई सवाल है पूछें, फिर मैंने आखिरी 15 मिनट हैं उसमें 5 मिनट लेने हैं कुछ टर्म्स को इंट्रोड्यूस करवाने में, और फिर 10 मिनट में पेपर अटेम्प्ट बताना है आपको। एनी क्वेश्चन ऑन पाकिस्तान 3 कॉन्स्टिट्यूशंस? पेपर में सवाल कैसे आता है? कंपैरिजन बता चुका हूं। कोई सवाल नहीं है। आर्टिकल 62-63 पढ़ने वाला है, वैसे ज्यादा बताने वाला कम है, जिसमें क्वालिफिकेशन और डिसक्वालिफिकेशन लिखी गई हैं पार्लियामेंट का मेंबर बनने के लिए, और उसमें कुछ प्रोविजंस इस्लामिक डाली गई, जैसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने के लिए आपको सादिक और अमीन होना जरूरी है, जो एक इस्लामिक कंडीशन है, और साथ प्रैक्टिसिंग मुसलमान होना जरूरी है, यानी पक्का मुसलमान होना जरूरी है सब। नो तायरा, बिकॉज अमेंडमेंट्स आपके लिए सारी इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके लिए अमेंडमेंट 2 इंपॉर्टेंट है, 18th अमेंडमेंट और फाटा मर्जर वाली अमेंडमेंट। आर्टिकल्स कोट करेंगे एग्जाम में हमजा, नॉट नेसेसरली, कोई एक हद कर ले तो कर ले, बाकी नहीं करने की जरूरत। पाकिस्तान नेम वाज 56 कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा नाम था इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, 62 कॉन्स्टिट्यूशन में शुरू में नाम था रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, बाद में नाम चेंज किया गया इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। थैंक यू जजीना एंड वेलकम। ओके जी, आरिफ, मैंने ये नहीं कहा 2 लिस्ट नहीं हो सकती, मैंने ये नहीं कहा था 2 लिस्ट हो सकती थी, लेकिन जो एक लिस्ट थी आरिफ, वो मैंने कहा, मैंने ये कभी नहीं कहा कि 2 लिस्ट नहीं हो सकती। 2 लिस्ट हो सकती हैं, बट एक ही लिस्ट थी, और एक लिस्ट मैंने कहा था प्रोविंशियल लिस्ट नहीं हो सकती, बिकॉज रेजिडरी पावर जो थी वो ऑलरेडी प्रोविंसेस के पास थी, ये मैंने कहा था। सवाल है जी, ऑब्जेक्टिव सेशन में 56-62 ने नहीं ऐड, 1956 कॉन्स्टिट्यूशन और 1962 कॉन्स्टिट्यूशन में ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है वो उसके प्रीएम्बल का हिस्सा है, कॉन्स्टिट्यूशन का एनफोर्सेबल पार्ट नहीं था, वो उस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बाइंडिंग पार्ट नहीं था वो। 73 कॉन्स्टिट्यूशन में उसको बाइंडिंग पार्ट ऐड किया गया। नो सायरा नो, उनके अंदर दो छोटी सी चीजें बेसिक इंफॉर्मेशन एमसीक्यूज के लिए चाहिए होती हैं कि वहां पे यूनिकैमरल है, बाई कैमरल है, इस तरह की चीजें चाहिए, वो चार्ट आपके साथ मैं खुद शेयर करूंगा, वो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है,
वो चार्ट जो मैं आपको दूंगा उसमें वो ध्यान रखें एमसीक्यू उसमें से आ जाएगा शायद, बाकियों की जरूरत नहीं है आपको। ओके, लेट्स गो फॉर कुछ टर्म्स हैं जी अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो टर्म्स आपको आनी चाहिए, फिर मैं जाऊंगा बाकी डिस्कशन के ऊपर। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ टर्म्स हैं जैसे आपने शायद सुनी हो, मुझे बताते जाइएगा। एक है स्पॉइल सिस्टम, एक है सेनेटोरियल कर्टेसी, अच्छा ये टर्म्स जरा देखते जाइएगा। स्पॉइल सिस्टम क्या होता है? ये अमेरिका, ये सारी टर्म्स अमेरिका के अंदर है, अमेरिका की बात हो रही है। ओ ये टीवी बंद हो गया, पर मुझे नजर नहीं आ रहा, बच्चे को कुछ पूछेंगे तो मैं इसको ऑन करना पड़ेगा। आगे 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 आगे, आप बच्चों के सुन रहे हैं तो आप मुझे देख भी रहे हैं, पर मैं आपको नहीं देख पा रहा तो मुझे नहीं। अच्छा स्पॉइल सिस्टम क्या होता है मैं बोलता जाता हूं, पता नहीं आपने क्या लिखा है। सिस्टम इज द पावर ऑफ द, यस यस आ गया, नजर आ गया मुझे, पैटर्नेटिज्म। नो इट्स नॉट विनर गेट्स ऑल शहबाज, इट्स डिफरेंट। स्पॉइल सिस्टम का मतलब यह है दैट द प्रेसिडेंट हैज द पावर, डिस्क्रिशनरी पावर टू अपॉइंट एनीबॉडी ऑन एग्जीक्यूटिव पोस्ट, एग्जीक्यूटिव भी और डिफरेंट पोस्ट भी। जिन जिनको भी प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, ही कैन अपॉइंट द पीपल ऑफ हिज ओन लाइकिंग, हिज ओन फेवरेटिज। किसी ने पूछा था कि अमेरिकी प्रेसिडेंट जब अपॉइंट करता है तो मेरिट क्या होता है, तो अमेरिका में मेरिट नहीं होता, वहां पे प्रेसिडेंट की अपनी ही मर्जी से, कोई क्राइटेरिया नहीं है। अमेरिका का जज बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए? कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, एक ही क्वालिफिकेशन चाहिए कि आप प्रेसिडेंट की नजर में अच्छे हो, प्रेसिडेंट की गुड बुक्स में हो। तो स्पाइल सिस्टम इज द पावर्स ऑफ द यूएस प्रेसिडेंट टू अपॉइंट एनीबॉडी एट डिफरेंट पोस्ट, कैबिनेट में, जजेस में। वो एक अनपढ़ बंदे को सुप्रीम कोर्ट का जज लगा सकता है। वो अपनी बेटी को, यस इट इज स्टिल प्रैक्टिस, अपनी बेटी को क्या बनाया उसने, देखें जरा, सन इन लॉ तो मेरा बाद में आता है ना, पहले अपनी बेटी को उठाकर बना दिया और फिर कह रहा था कि मैंने अपनी बेटी को बनाना है यूएन के अंदर एम्बेसडर बनाना है, सॉरी वर्ल्ड बैंक का चीफ बनाना था। यस ट्रू साइड, ये बेसिकली होता है। नहीं साथ कहां बालिश हुआ है, अभी देखें उसने सुप्रीम कोर्ट की अपनी बंदी को, एमी को बनाकर सुप्रीम कोर्ट का जज बना दिया, अभी उठाकर देखें कहां बालिश हुआ, ऐसा बनाया ना उसने। आपको पता है रेक्स टिलरसन जो था ट्रंप का जो पहला, नो नो नॉट एट ऑल, ट्रंप ने अपनी बेटी को बनाया हुआ। अब आप और उसके मुझसे और क्या मिसाल मांग रहे हैं साथ, अपने बिजनेस पार्टनर रेक्स टिलरसन को उठाकर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट लगा दिया, बिजनेस पार्टनर था उसका, उसको उठाकर लगा दिया। तो यहां पे अपनी मर्जी से लगा देते हैं, एग्जैक्टली हम जज भी रिटायर नहीं होते। अच्छा सेंटोरियल कर्टेसी, इसका आइडिया है सेंटोरियल कर्टेसी अमेरिका में ऑलमोस्ट जी शुरू से जी जो ना ट्रंप जाएगा तो आके बाइडेन ने सारी अपॉइंटमेंट नहीं कर देनी है सारी, हाँ अप्रूवल कंफर्मेशन चाहिए होती है जरा, आप ठीक करें, मैं बिल्कुल नहीं देखना चाहता। अच्छा सेंटोरियल कर्टेसी क्या होती है? कर्टेसी मैं बताता हूं जी, कर्टेसी का मतलब पता है? आई अज्यूम पता ही होगा ना, करें मेरा कर्टेसी का नहीं मतलब पता। कर्टेसी क्या होती है? कर्टेसी कर्टेसी होती है, मेहमान नवाजी का लफ्ज तो नहीं कहेंगे, कर्टेसी मुरव्वत को कहते हैं, मेहरबानी नहीं, मुरव्वत का लफ्ज ज्यादा मुनासिब हो जाएगा इसके लिए। अच्छा सेंटोरियल कर्टेसी होता यह है अमेरिका में, आम तौर पर यह होता है कि आम तौर पर यह होता है कि अमेरिका में अगर किसी स्टेट, 50 स्टेट्स हैं उनकी, किसी एक स्टेट से कुछ बंदों की अपॉइंटमेंट होनी हो, लेट्स सपोज कैलिफोर्निया से एक बंदे को एम्बेसडर लगाया जा रहा है, कैलिफोर्निया का सिटीजन है, उसे एम्बेसडर लगाया जा रहा है किसी मुल्क में, पाकिस्तान में लगाया जा रहा है। अब कैलिफोर्निया के कितने सेनेटर्स होंगे सेनेट में? 2, उस्मान 3 कहां से आ गए सेनेटर्स? 50 स्टेट में से 2-2 हो जाएंगे।
गलती से हुआ है मेरे ख्याल में, इट शुड बी 2, यस। अच्छा, अब क्वेश्चन इज, हर स्टेट में से 2 जाते हैं। अब कैलिफोर्निया इंक्लूडिंग, अच्छा, कैलिफोर्निया से एक बंदा है, कोई आम सा उनका सिटीजन है, कोई भी एक्सपर्ट है, उसे एम्बेसडर लगाना है। अब कैलिफोर्निया के 2 सेंटर्स हैं। अमेरिका में अगर एम्बेसडर अपॉइंट होगा तो किसने कंफर्म करना है? हु नीड्स टू कंफर्म इट? सेनेट ने करना है, एग्जैक्टली। अब सेनेट के 100 मेंबर्स जब बैठते हैं तो कैलिफोर्निया के 2 सेंटर कहें कि इस बंदे को हम जानते हैं एंड वी अप्रूव दिस पर्सन, तो वहां रवायत यह है, कन्वेंशन यह है कि बाकी सेनेटर्स उसे अप्रूव कर देते हैं, दे अप्रूव इट। समझ आई बात? इफ द सेनेटर्स फ्रॉम वेयर द पर्सन बिलोंग्स, इफ दे अप्रूव इट, द रेस्ट ऑफ द सेनेट अप्रूव्स। अब मेरा सवाल आपसे एक और ही है, अब अमेरिकी प्रेसिडेंट ने डिप्लोमेट को अपॉइंट करना है, उसे पूरी सेनेट को कन्विंस करना चाहिए या जिस स्टेट से है वो उस स्टेट से उन 2 सेनेटर्स को कन्विंस करना चाहिए? ऐसा ही ना, उन स्टेट, उसको 100 के पास जाने की जरूरत ही नहीं है, उन स्टेट्स के 2 सेनेटर्स को कन्विंस कर ले। बाकी तो अमेरिका ने ट्रंप को, जो सॉरी ट्रंप कह रहा हूं, यूएस प्रेसिडेंट कर्टसी में अपॉइंटमेंट से पहले उन 2 सेनेटर्स को कंसल्ट करता है, बिकॉज उसे पता है कि उन 2 सेनेटर्स ने अपोज कर लिया, सेनेट सारा रिजेक्ट कर देगा, तो उन सेनेटर्स को कर्टसी में कंसल्ट करता है प्रेसिडेंट बिफोर अपॉइंटमेंट, बिकॉज ही नोज इफ दे अप्रूव इट द रेस्ट ऑफ द सेनेट विल आल्सो अप्रूव इट, इफ दे रिजेक्ट इट तो सेनेट से अप्रूवल मुश्किल हो जाएगी, नामुमकिन तो नहीं होगी, मुश्किल हो जाएगी। इसको हम कहते हैं सेनेटोरियल कर्टेसी। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, फिलिबस्टरिंग। ये पॉसिबल है, ये रवायत है, जरूरी नहीं ऐसा हो, बट दिस इज यूजुअली व्हाट हैपेंस। हर स्टेट के सेंटर्स 6 साल के लिए होते हैं, उसके बाद चेंज भी हो जाते हैं। ये रवायत है, जरूरी नहीं कि ऐसा हो। इन सिंपल वर्ड, द प्रेसिडेंट एज अ कर्टसी consults the 2 centers from where his appointee belongs. The president consults the 2 centers from the state from where the appointee belongs. उसको हम कहते हैं सेंटोरियल कर्टेसी। फिलिबस्टरिंग सुना हुआ है? फिलिबस्टरिंग ये अमेरिकन हिस्ट्री वालों ने पढ़ा होगा फिलिबस्टरिंग का। अमेरिका के अंदर उनके सेनेटर्स की पावर है, अमेरिका में उनके सेनेटर्स की पावर है दैट दे कैन स्पीक फॉर एज लॉन्ग एज दे विश, दे कैन मेक लॉन्ग 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 स्पीचेस एज लॉन्ग एज दे विश। अमेरिका में एक सेनेटर ने ही मेड अ स्पीच फॉर 42 आवर्स। 42 आवर्स। मैं अगर गलत नहीं हूं आप गूगल से वेरीफाई कर लीजिएगा, बट आई गेस अराउंड 42 आवर्स। अच्छा, उसने क्या स्पीच करनी है? उसने क्या स्पीच करनी है? उसको ही कैन स्पीक वट एवर, नावल पढ़ सकता है, अखबार पढ़ सकता है, गाने गा सकता है, ही कैन टॉक वट एवर ही लाइक। नहीं, दरम्यान में खाना भी खाते हैं शमायूं, ऐसा नहीं है कि खाना नहीं खाते, बट ब्रेक जो होती है वो होती है, बट ही कैन स्पीक फॉर एज लॉन्ग। इस फ्रीडम को कहते हैं फिलिबस्टरिंग फॉर सेनेटर्स ओनली। ये आपने कल पढ़ना है, आपने कल पढ़ के बताना है कि ऐसा क्यों करता है। ओके, बट दे हैव दिस राइट टू। यही कह रहा हूं, ये आपने पढ़ के बताना है तैमूर के क्यों करता है। मैं इसे आप पे छोड़ रहा हूं, थोड़ा सा काम दे रहा हूं आगे। नो, नॉट एंटरटेनमेंट ऑब्वियसली। अगला पॉइंट, जेरीमेंडरिंग। ये स्पेलिंग आप देख लीजिएगा, यही है कि नहीं है।
जेरीमेंडरिंग पता है किसको? सुना जेरीमेंडरिंग? एक सैलेमेंडर होता है ना, ये जेरीमेंडर है। अच्छा, टॉम एंड जेरी चलें कोई बात नहीं, उस्मान बहुत सारे काम पहले दफा होते हैं। जेरीमेंडरिंग क्या होती है? Gerrymandering is the power of the president to decide about electoral districts in a way to suit his own party. मैं फिर भी कहूं, it is the power of the president to make electoral districts, to make boundaries of electoral districts in order to suit his party interests. आसान लफ्जों में वो इलेक्शन की जो हल्का बंदियां होती हैं वो इस तरह से करे प्रेसिडेंट कि अपनी पार्टी को सपोर्ट कर सकता है, वो हल्का बंदियां चेंज करके अपनी पार्टी को फेवर कर सकता है। इसको हम कहते हैं जेरीमेंडरिंग पावर। So gerrymandering is the power of the president to redefine electoral boundaries to suit his own party. Is it clear? पाकिस्तान में इसको धांधली कहते हैं। शमायूम, अच्छा मैं दोबारा करता हूं, पहले इसको बताइए जी जेरीमेंडरिंग का, फिर फिलिबस्टरिंग में बाद में होगा। इज इट क्लियर और नॉट? शमायूम ने कहा क्लियर नहीं है, बाकियों को क्लियर हुआ है कि नहीं हो रहा? जेरीमेंडरिंग का नहीं हुआ, दोबारा। हल्का बंदियां पता है किसे कहते हैं? हल्का बंदियां जिनको समझ नहीं आई उनसे पूछा हूं। हल्का मतलब आपके ये एमपी होता है ना, एमपी या एमएनए होता है, एक खास हल्के के लोग वोट डाल सकते हैं। एनए 88, एनए सॉर्ट ऑफ पीए 40, 50, 60 जो भी होता है आपका, पीपी पंजाब में कहते हैं, सिंध में पीएस कहते हैं। अच्छा, उस हल्का बंदियां कौन करता है? पाकिस्तान में इलेक्शन कमीशन करता है, गवर्नमेंट नहीं करती। अमेरिका में यह इख्तियार होता है प्रेसिडेंट का, बाउंड्री अमेरिका में प्रेसिडेंट का इख्तियार होता है दैट ही, उसको ना वहां पे कॉन्स्टिट्यूएंसी का लफ्ज के बजाय हमजा इस्तेमाल करते हैं डिस्ट्रिक्ट्स, इलेक्टोरल डिस्ट्रिक्ट। वो प्रेसिडेंट इलेक्टोरल डिस्ट्रिक्ट जो डिफाइन करता है। पाकिस्तान में ये फिक्स्ड है, यस दे आर फिक्स्ड, लेकिन चेंज भी होती हैं हर उसके बाद मर्दमशुमारी के बाद, हर सेंसस के बाद अरबा चेंज हो जाती हैं वो। लेकिन अमेरिका में हर प्रेसिडेंट चेंज कर सकता है उसको अपनी मर्जी के अकॉर्डिंगली। जी हमजा, एग्जैक्टली दैट्स द पॉइंट। आखिरी सबसे मजे की चीज, और वो है आपने शायद एक टर्म सुनी हो, एक बड़ी इंटरेस्टिंग टर्म है। अब मुझे वो टर्म भूल गई है, एक मिनट ठहरिएगा, मुझे सोचने दीजिएगा। एक टर्म है जी, वो टर्म में रिपीट करने लगा हूं। हाँ, डेजिग्नेटेड सर्वाइवर। डेजिग्नेटेड सर्वाइवर जी, ये लास्ट टर्म है जो आपको आनी चाहिए। अगर आप में से किसी ने सुना है तो मुझे बताएं। Have you heard the designated survivor? ये एक सीजन है जी अमेरिका का, ये सीजन भी देखिएगा अगर आपको टाइम मिला। जी 7 मैंने सारा सीजन देखा, बहुत मजे का सीजन है, 3 सीजन है इसके अंदर। होता है क्या है एग्जैक्टली सुनिएगा प्लीज। होता ये है अमेरिका में, जब अमेरिकी प्रेसिडेंट जॉइंट सिटिंग ऑफ कांग्रेस से स्पीच करता है, व्हेन ही मेक्स अ स्पीच विद अ जॉइंट सिटिंग ऑफ द कांग्रेस, तो उस स्पीच को सुनने के लिए स्पीकर भी बैठा होता है, सेनेट को जो प्रिजाइड करता है वाइस प्रेसिडेंट वो भी बैठा होता है, प्रेसिडेंट भी होता है, उसके अंदर तमाम कैबिनेट भी बैठी होती है। तो अमेरिका में इसको कहते हैं लाइन ऑफ सक्सेशन सारी बैठी होती है कि प्रेसिडेंट ना हो तो उसके बाद कौन बनेगा, उसके बाद कौन बनेगा, उसके बाद कौन बनेगा, सारे लोग वहां बैठे होते हैं। तो डर ये होता है कि वहां ब्लास्ट हो जाए, और ब्लास्ट हो जाए या उस पर हमला हो जाए और वो सारे लोग मर जाएंगे, तो अमेरिका में प्रेसिडेंट कौन बनेगा?
कोई वारिस नहीं होगा अमेरिका का, आसान लफ्जों में प्रेसिडेंट का वारिस खत्म हो जाएगा। तो फिर वो क्या करते हैं, वो किसी एक मिनिस्टर कैबिनेट वाले को छुपाकर किसी बंकर में छुपा देते हैं। ही इज हिडन समवेयर इन द बंकर, ताकि अगर बाकी सारे मारे जाएं तो कोई एक ऐसा हो जो फिर बंकर से बाहर आए और अमेरिका का प्रेसिडेंट बनकर उनको लीड करे। अच्छा, अब इंटरेस्टिंग सी बात यह है, बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है, आमतौर पर अमेरिका में कभी ऐसा वाकया हुआ ही नहीं। अमेरिका में कभी ऐसे नहीं हुआ। देयर आर अ लॉट ऑफ बंकर्स उधर उस्मान, अमेरिका में कभी ऐसा हुआ नहीं है। बट इसीलिए वो क्या करते हैं, अमेरिकी प्रेसिडेंट जिस बंदे को सबसे नापसंद करता हो उसे छोड़ के आ जाता है। जैसे आपको घर वाले नहीं कहते किसी जगह शॉपिंग करने जाना हो तो आपके तुमने जाके क्या करना है, तुम घर में ही रहो। जो घर में सबसे आपको जिसको घर में छोड़ के जाते हैं ना, वो घर में सबसे नापसंदीदा आदमी होता है। ये अक्सर होता है। तो आरिफ मैं भी ऐसा ही हूं, तो इसलिए मैंने कहा आपको सर। तो अमेरिका में उसी को प्रेसिडेंट छोड़ के जाता है कि तुमने आके क्या सुन के करना है, तुम घर बैठो जाके, उसे छुपा के रखते हैं। दैट्स कॉल्ड डेजिग्नेटेड सर्वाइवल। एनीवे जी, ये ट्रेडिशन है, रवायत है उनके यहाँ। हमजा आई अंडरस्टैंड दैट जी। आई विल एंड ओवर हियर। इसको इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं शुरू करूंगा पेपर के हवाले से, और फिर मजीद बात करेंगे। ये टर्म्स के मीनिंग आपको आने चाहिए, एमसीक्यूज में आते हैं। मरियम मैं नेक्स्ट क्लास में शुरू करूंगा, अभी बच्चों की क्लास है, नेक्स्ट क्लास में रिपीट करूंगा इसको। गॉड ब्लेस यू, बी सेफ। नेक्स्ट क्लास में हम शुरू करेंगे जी, थोड़ा सा टर्किश मिलिट्री की बात करेंगे और थोड़ी सी बात करेंगे फ्रेंच जुडिशरी की, और फिर हम जाएंगे पाकिस्तान की फेडरेशन के ऊपर। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।